एज आई वॉक आउट वन इवनिंग बाय W.H. ऑर्डन। इस पोएम में हम देखते हैं कि तीन स्पीकर्स हैं। एक तो पोएट खुद ही हैं, दूसरा स्पीकर पोएट ने एक लवर को बनाया है, या तो वो एक मेल है या फिर फीमेल है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, और तीसरा स्पीकर है टाइम, समय। तो अब हम ये पोएम शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा है, एज आई वॉक आउट वन इवनिंग walking down Bristol Street, the crowds upon the pavement were fields of harvest wheat. ब्रिस्टल स्ट्रीट यूनाइटेड किंगडम में ही है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो एक शाम ब्रिस्टल स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे, या ब्रिस्टल स्ट्रीट के ऊपर जा रहे थे, और वहाँ की जो फुटपाथ है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग उनके आसपास चल रहे थे। और पोएट उन लोगों का कंपैरिजन उस फील्ड के साथ कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सारी गेहूं के फसल उगे हुए हैं और वो कटने को तैयार है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा है क्राउड्स अपॉन द पेवमेंट, मतलब बहुत सारे लोग थे, और क्योंकि वो शाम का टाइम था तो शाम का जो कलर होता है उसको आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, तो वो एक हार्वेस्ट व्हीट की तरह कर सकते हो, क्योंकि जब गेहूं को काटने का टाइम आता है तो वो हल्का हल्का पीला पीला हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल शाम का जैसा रंग है बिल्कुल वैसा ही। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि क्राउड्स का कंपैरिजन हार्वेस्ट वीट के साथ किया गया है या फिर वीट के साथ किया गया है। वीट जब किसी फील्ड में उगाते हैं हम, तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता है तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है ना कि आपको उसको काटना पड़ जाता है। तो ठीक जो इंसान है उनकी भी लाइफ ऐसी ही होती है, आज हैं और कल होंगे कि नहीं पता नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही लोग शायद कल ना रहे, क्योंकि हर किसी को तो दुनिया से जाना ही होता है कभी ना कभी, और आपको पता नहीं होता कि कब। आगे है, एंड डाउन बाय द ब्रीमिंग रिवर आई हर्ड अ लवर सिंग अंडर एन आर्च ऑफ द रेलवे, लव हैज़ नो एंडिंग। अब यहाँ पे पोएट आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो घूम रहे थे शाम को, तो वो आगे गए तो एक रिवर के पास जो पूरी तरीके से भरा हुआ था, ब्रिमिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से भरा होना, तो उस रिवर के पास उन्होंने क्या सुना कि एक लवर गाना गा रहा था, रेलवे ब्रिज जो होता है उसके नीचे बैठकर अपने लवर के लिए। अब ये लड़का था या लड़की थी नहीं पता, तो वो क्या गाना गा रहा था, वो गा रहा था लव हैज़ नो एंडिंग, यानी कि लव का कोई भी अंत नहीं होता है, उस लवर का कहना है। आगे वो लवर बोलता है या फिर गाता है, I will love you dear, I will love you till China and Africa meet, and the river jumps over the mountain and the salmon sing in the street. अब वो लवर अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा और हमेशा प्यार करता रहूँगा और तब तक प्यार करता रहूँगा जब तक चाइना अफ्रीका से मिल नहीं जाता और नदी जंप करके पहाड़ के ऊपर नहीं चली जाती और सैमन जो एक फ़िश होती है वो रोड के ऊपर आकर गाना ना गाने लग जाए, तब तक मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। ऐसा उस लवर का कहना है। तो उसकी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और शायद उसकी नज़र में ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि वो हमेशा अपने लवर से प्यार करता रहेगा। चाइना और अफ्रीका शायद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से मिल भी जाएं शायद, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन नदी जो है वो पहाड़ के ऊपर जंप करके चली जाए ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि नदी तो पहाड़ से नीचे उतरती है ना, ऊपर थोड़ी चढ़ जाती है। और जो मछली होती है, सैमन फिश जो है, वो गाना थोड़ी ना गाएगी। लेकिन उस लवर का ऐसा उसने कहा कि ये जब तक नहीं होता ना तब तक मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं उस लवर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो हमेशा अपने लवर से प्यार करता रहेगा, यानी कि उसका लव जो है वो नेवर एंडिंग है, मतलब हमेशा उसी तरीके से रहेगा, हमेशा उसका लव अपनी प्रेमी या प्रेमिका के लिए हमेशा रहेगा। आगे वो लवर बोल रहा है, आई विल लव यू टिल द ओशन इज़ फोल्डेड एंड हंग अप टू ड्राई एंड द 7 stars go squawking like geese about the sky.
अब वो लवर यहाँ पे एक नई कहानी बना रहा है। वो कह रहा है अपने लवर से कि मैं तुमसे तब तक प्यार करता रहूँगा जब तक कि जो पूरा का पूरा समुद्र है वो सूख ना जाए, और सूखने के बाद हम उसे जिस तरीके से कपड़े को मोड़कर टांग देते हैं ना सूखने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम ओशन को यानी पूरे समुद्र को सूखने के बाद टांग दे सूखने के लिए। तो तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, ऐसा उस लवर का कहना है। और आगे वो ये भी कह रहा है कि जो 7 स्टार्स हैं आसमान में, वो जब तक किसी बत्तख की तरह इधर उधर भागने ना लगे आवाज़ कर कर के, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, ऐसा उस लवर का कहना है। 7 स्टार्स जो यहाँ पे है वो एक कॉन्स्टिलेशन है। प्लाइडीज़ नाम का एक कॉन्स्टिलेशन होता है जिसमें 7 तारे होते हैं, और उन 7 तारों को कहते हैं 7 सिस्टर्स या फिर 7 स्टार्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही उस लवर का ऐसा कहना है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि समुद्र पूरा का पूरा सूख जाएगा और आप उसको किसी कपड़े की तरह टांग कर मोड़ कर सुखाने के लिए रख दोगे। एक बार के लिए अगर हम मान भी लें कि समुद्र पूरी तरीके से सूख भी गया, तो क्या आप उसको कपड़े की तरह टांग सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। और तारे थोड़ी ना किसी बत्तख की तरह इधर उधर भागते हैं आवाज़ करते हुए। तो उस लवर ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसका ये कहना है कि ये सब कभी होने वाला है नहीं कि समुद्र सूख जाएगा या फिर तारे किसी बत्तख की तरह आवाज़ करेंगे, तो इसीलिए मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। आगे है, द ईयर्स शैल रन लाइक रैबिट्स, फॉर इन माई आर्म्स आई होल्ड द फ्लावर ऑफ द एजेस एंड द फर्स्ट लव ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वो लवर कह रहा है कि जिस तरीके से कोई खरगोश दौड़ता है, ठीक उसी तरीके से समय को बीतना है तो बीत जाए। साल जैसे आते रहते हैं, वो साल दर साल आते रहेंगे और बीतते रहेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बीतना है तो बीत जाए, क्योंकि मेरी बाहों में मेरी लवर है। और उस लवर को उसने कहा है द फ्लावर ऑफ द एजेस, यानी कि जो नॉर्मल फ्लावर होता है वो क्या होता है, टूटता है, बिखर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी जो लवर है उसको कभी कुछ नहीं होगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगी, और जैसे प्रेम वो अभी उससे करती है वैसे ही वो हमेशा उससे करती रहेगी, ऐसा उस लवर का कहना है। और आगे तो उसने और भी बड़ी बात कह दी। उसने कहा कि उसका जो लव है, उसने जो प्रेम किया है, उसके और उसके लवर के बीच का जो प्रेम है, वो दुनिया का सबसे पहला लव है। इससे पहले कभी किसी ने ऐसा प्रेम किया ही नहीं होगा, ऐसा उस लवर का कहना है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिस तरीके से जो लवर्स होते हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने लव के बारे में, ठीक उसी तरीके से ये लवर जो है वो भी वैसी ही कुछ बातें कर रहा है। और उसका ऐसा मानना है कि समय भी उसके प्रेम को नहीं बदल सकता, मतलब वो और उसके लवर हमेशा साथ रहेंगे और समय को भी मात दे देंगे। जैसा उनका लव अभी है वैसा ही आगे भी रहेगा, और उन लवर्स को समय से कोई मतलब नहीं है, समय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बीतता है तो बीत जाए। आगे है, बट ऑल द क्लॉक्स इन द सिटी बिगेन टू whir and chime. Oh, let not time deceive you. You cannot conquer time. इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वो जो लवर था वो अपने प्रेम के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी कहानियाँ बता रहा था कि वो कभी भी समय से हार नहीं सकता, समय उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उसका प्रेम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उसकी आंखें खोलने के लिए किसी न किसी को तो बोलना पड़ता। तभी क्या हुआ, तभी शहर की जितनी भी घड़ियां हैं वो आवाज़ें करने लगी। इसका मतलब क्या है, समय आगे बढ़ गया, समय बीत गया, और अब जो भी बात है वो समय कहेगी, टाइम कहेगी। और टाइम यहाँ पे हमारा तीसरा स्पीकर है इस पोएम में, और टाइम उस लवर के साथ बात करता है और उस लवर को समझाता है और कुछ कहता है। वो समय क्या कह रहा है, समय कह रहा है कि सुनो, तुम समय के छलावे में मत आओ, क्योंकि तुम कभी भी समय को मात नहीं दे सकते हो, तुम कभी भी समय से नहीं जीत सकते हो। अब ये बात आती है कि समय ने ऐसा क्यों कहा। हमने देखा था कि वो जो लवर था वो समय को अंडर एस्टिमेट कर रहा था,
उसने आने वाले समय को देखा ही नहीं और अभी प्रेजेंट में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो हमेशा अपने लवर को प्रेम करता रहेगा। उसे पता है क्या वो सच में साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, नहीं पता ना, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अंडर एस्टिमेट कर रहा था टाइम को। तो इसीलिए टाइम उसकी आंखें खोल रही है कि सुनो, ये सत्य है कि तुमने कभी भी समय को नहीं देखा है कि आने वाला टाइम कैसा होगा, तुम्हें नहीं पता। तो इसीलिए समय के छलावे में मत आओ, क्योंकि टाइम हमेशा बीतता रहेगा और तुम कभी भी उस समय को नहीं रोक सकते हो, उस समय से नहीं जीत सकते हो। आगे है, इन द burrows ऑफ द नाइटमेयर वेयर जस्टिस नेक्ड इज, टाइम वॉचेस फ्रॉम द शैडो एंड कव्स व्हेन यू वुड किस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि वो क्या कर सकता है और उन लवर्स को क्यों टाइम से डरना चाहिए और वो क्यों टाइम से कभी भी जीत नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम कह रहा है कि मानो कि एक डरावना सपना चल रहा है और ये जो डरावना सपना है, इस डरावने सपने में सबके साथ जस्टिस होती है, मतलब सबके साथ बराबर इंसाफ होता है। जस्टिस स्टेट का मतलब होता है कि किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं होता है। टाइम जो है सबके साथ जस्टिस करती है। तो इसी डरावने सपने में टाइम एक बिल के अंदर छिपा हुआ है और वहाँ छिप के, उस अंधेरे में छिप के वो सबको देखते रहता है और वो उन लवर्स को भी देखता है और उन लवर्स से कह रहा है कि जब तुम लोग किस करने वाले होगे तभी टाइम बाहर निकलता है और तुम्हारे मुंह पे खांस देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपका कोई अच्छा मोमेंट चल रहा है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि समय बीत रहा है। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त आपके लिए समय एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, समय है ही नहीं आपके लिए, आपको समय का कोई होश ही नहीं है। लेकिन समय कहीं ना कहीं छिप के आपको देख रहा होता है। समय होता है प्रेजेंट, वहीं पे होता है, लेकिन उस वक्त आपको एहसास नहीं होता और वो समय आपको हमेशा देखते रहता है। आपका कोई अच्छा मोमेंट चल रहा है तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि समय बीत रहा है, लेकिन उस अच्छे मोमेंट के बाद जैसे ही एक बुरा मोमेंट आता है, तब आपको पता चलता है कि आपका बुरा समय आ गया है। आप अक्सर ऐसा बोलते हो कि आपका बुरा टाइम आ गया है और आपके साथ ऐसा क्यों आया, समय ने आपके साथ बुरा किया, पर ऐसा नहीं है। समय सबके साथ इंसाफ करती है, समय सबको बराबर नज़रों से देखती है। क्योंकि जब आप अच्छे मोमेंट को जी रहे थे तो समय ने हर किसी को वो अच्छा मोमेंट दिया था, किसी न किसी रूप में समय ने हर किसी को वो अच्छा मोमेंट दिया था और आपने एंजॉय किया, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तब आपको एहसास हो रहा है कि आपका अच्छा समय एक बुरे समय में बीत गया और आप समय को कोसने लगते हो। पर आप ये बात भूल जाते हो कि सिर्फ आपका ही बुरा टाइम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों का बुरा टाइम चलता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी का अगर अच्छा मोमेंट आता है तो बुरा मोमेंट भी आता है और उस बुरे मोमेंट के बाद फिर से एक अच्छा मोमेंट आता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस नेक्ड, यानी कि सबके साथ टाइम एक जैसा व्यवहार करती है। तो ये एक तरह से वार्निंग है उन लवर्स के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि वो समय से जीत सकते हैं, समय का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है और आप समय को कभी भी नहीं रोक सकते हो। आगे टाइम कहता है, इन हेडेक्स एंड इन वरी वेगली लाइफ लीक्स अवे and time will have his fancy tomorrow or today। अब यहाँ पे टाइम क्या कह रही है? टाइम यहाँ पे कह रही है कि हर एक इंसान, उनके लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जब वो हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त थोड़े थोड़े करके उनका जो लाइफ है वो कम होता जाता है। यानी कि उनका इस धरती पे रहने का एक टाइम लिमिट है ना कि आप इतने साल तक जीवित रहोगे। लेकिन जब आप हताश निराश होते हो तो उस वक्त आपके लिए टाइम नहीं रुकती है, टाइम तो कभी नहीं रुकती है आपके लिए। और धीरे धीरे आपका जो जीवन है उसका जो लिमिट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है।
आपका जीवन धीरे धीरे आपके हाथों से निकलता जाता है। लेकिन टाइम टाइम तो हमेशा यहीं रहती है। टाइम ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और वो वही सब चीज़ें देखकर हमेशा अपना मनोरंजन करती रहती है। आज हो या फिर कल हो, टाइम हमेशा प्रेजेंट रहती है और हमेशा खुश रहती है और अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, क्योंकि टाइम ने हमेशा सब कुछ देखा है। इस पूरे यूनिवर्स पे जो भी हो रहा है वो सब वो देखती है और अपना मनोरंजन करती रहती है। हम इंसान हैं जो इस टाइम के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट है कि हम इतने साल तक ही जीवित रहेंगे, या फिर कोई भी जानवर हो, उनका एक लिमिट है कि वो इतने साल तक जीवित रहेंगे। और धीरे धीरे करके उनका जो टाइम है इस जीवन में रहने का, इस धरती पे रहने का, वो कम होता जाता है। आगे टाइम कहता है, इनटू मैनी अ ग्रीन वैली drifts the appalling snow. Time breaks the threaded dances and the diver's brilliant bow. टाइम अब अपनी शक्ति दिखा रहा है और वो कहता है कि एक बहुत ही हरा भरा घाटी है, तो उसको टाइम एक बहुत ही भयानक बर्फ़ से ढक देता है। वैसे तो बर्फ़ अच्छी लगती है, सुंदर लगती है अगर वैली पे गिरती है तो, लेकिन जो वो हरा भरा था उसके ऊपर बहुत ही सुंदर घास थे, फूल थे जो सुंदर लग रहे थे दिखने में, तो वो सब अब ढक चुके हैं उस भयानक स्नो के नीचे। जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक हरा भरा घाटी एक बहुत ही भयानक बर्फ़ के नीचे दब जाता है। टाइम ये भी कहता है कि कोई भी डांसर जो बहुत ही सुंदर सा डांस करता है, तो टाइम उस डांस को भी तोड़ देता है या फिर ख़त्म कर देता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा डांस चल रहा है, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना, जैसे ही टाइम बीतेगा उसके साथ ही। और साथ ही साथ एक गोताखोर जो पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से डाइविंग करता है, बहुत ही अच्छे से कलाबाजियाँ दिखाता है, वो सब ख़त्म हो जाता है जैसे ही टाइम बीतता है, क्योंकि वो हमेशा तो पानी के अंदर नहीं रह सकता ना, क्योंकि वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाएगा, तो वो ख़त्म तो होगा ना, उसे बाहर आना पड़ेगा। तो उसका जो कलाबाजियाँ हैं जो वो पानी के अंदर करेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही टाइम बीतेगा। यानी कि टाइम ऐसा पावर रखती है कि अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ में बदल सकती है, या फिर अच्छी चीज़ को धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। आगे टाइम कहता है, ओ प्लंज योर हैंड्स इन वाटर, प्लंज देम इन अप टू द रिस्ट, स्टेयर स्टेयर इन द बेसिन एंड वंडर व्हाट यू हैव मिस्ड। इस पोएम के शुरू होते ही हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वो लवर्स किसी रिवर के किनारे बैठे थे, जैसा कि पोएट ने बताया था। तो अब जो टाइम है उन लवर्स को कह रही है कि तुम अपना जो हाथ है ना, उसको तुम अपने कलाई तक डुबाओ और उसमें देखो, उस पानी के अंदर देखो और ये सोचो कि तुमसे क्या चूक हो गई है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हमने देखा था कि वो लवर्स पता नहीं कितनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो टाइम उन्हें आईना दिखा रहा है, उन्हें कह रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुम ये सोचते हो कि तुम टाइम से जीत सकते हो, तुम हमेशा इस धरती के ऊपर रहोगे, तुम्हारी गलती है, ये गलतफहमी है तुम्हारी। तो फिर टाइम उस लवर को, उन दोनों लवर्स को क्यों कह रहा है कि अपनी जो कलाई है ना वो पानी में रखो? ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसे ही वो लवर्स अपने हाथ को उस पानी के अंदर रखेंगे, जैसे ही डालेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि वो जो पानी है जो बह रही है उस नदी में, वो नहीं रुकती है। भले ही उन लवर्स ने अपने हाथों को उस पानी के अंदर डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं रुकती है, पानी बहती जाती है। ठीक उसी तरीके से समय भी है, टाइम भी है, किसी के होने या ना होने से टाइम को फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमेशा चलती जाती है। आगे है, द ग्लेशियर नॉक्स इन द कपबोर्ड, द डिज़र्ट साई इन द बेड and the crack in the teacup opens a lane
टू द लैंड ऑफ द डेड। अब इन लाइंस में आप देख सकते हो कि घर में जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात हो रही है, या फिर घर का जो वातावरण होता है, घर में जहाँ पे सभी इंसान रहते हैं वहाँ की बात हो रही है। तो बात आती है कि इंसान घर क्यों बनाता है, क्योंकि वो शांति से रह सके इसीलिए ना। और बाहर की जो भी दुनिया है उससे वो खुद को और अपने उपयोग में आने वाले सभी सामानों को बचा सके, इसीलिए वो घर बनाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम समय के बुरे प्रभावों से बचने के लिए घर के अंदर रहते हैं, घर बनाते हैं। पर यहाँ पे इन लाइंस में समय हमारी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ बातें बोलता है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे समय कह रहा है, समय यहाँ पे पहली बात कह रहा है कि ग्लेशियर कबर्ड पे आके नॉक करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है कि एक बड़ा सा आइस का शीट होता है, बहुत ही मोटा होता है, और वो क्या होता है, धीरे धीरे हमेशा पानी के ऊपर तैरते रहता है। आपको पता नहीं चल पाता मूवमेंट, लेकिन वो धीरे धीरे हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लोट होते रहता है। तो अगर ग्लेशियर कबर्ड के अंदर, कबर्ड के बाहर अगर नॉक करेगा, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे सामान उस कबर्ड के अंदर रखे होंगे, ये उम्मीद लगाकर कि उन सामानों को कभी भी कुछ भी नहीं होगा, वो सामान जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो टाइम है उसका असर उन सामानों के ऊपर नहीं होगा। लेकिन असल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपने गौर किया होगा कि उसमें रखा रखा जो सामान होता है ना, वो ख़राब हो जाता है या फिर ख़त्म होने लगता है। आगे टाइम ये बोलता है कि बिस्तर के ऊपर आके जो रेगिस्तान है वो आहें बढ़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप बिस्तर में या फिर बेडरूम में आप क्या करते हो? आप आराम करते हो, आपको वहाँ अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आप अपने शरीर को आराम देने के लिए वहाँ जाते हो और आपको थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वो बेडरूम और वो बेड हमेशा आपको सुकून नहीं दे पाएगा। मान लो अगर आप किसी बात से परेशान हो तो क्या आप वहाँ जाओगे अपने शरीर को, अपने दिमाग को आराम देने के लिए? तो क्या आपको वैसी सुकून, वैसी शांति मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टाइम बीता तो एक जगह जो आपको सुकून दे रहा था, आपको अच्छा लग रहा था, आपको आराम दे रहा था, अब वो वैसा काम नहीं कर पा रहा है। आप अभी भी उस जगह पे जो आपको शांति देती थी, उस जगह पे आप अभी भी परेशान हो। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि मान लीजिए कि कोई इंसान है और उसने अपने बेडरूम को, अपने बेड को बहुत ही अच्छे से सजा कर, संवार कर रखा हुआ है। मतलब आपको अच्छा लगेगा, वहाँ जाते ही आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा, आपको खुशी मिलेगी। और मान लीजिए कि वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? वो जगह वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा जैसा वो उस इंसान के जीवित रहने के टाइम पे था। अगर उसका कोई अपना है, वो उस जगह पे जाएगा तो उसे पहले अच्छा लगता था जब वो इंसान था इस दुनिया में, तो लेकिन अब वो इंसान ही नहीं रहा, तो उस जगह पे जब वो जाएंगे उसके करीबी लोग, तो उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा। वो उस इंसान की यादों में हमेशा परेशान रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो जगह जो पहले सबको सुकून देता था, वो जैसे ही टाइम बीता उसी जगह पे मानो एक तरीके से मातम छा गया हो। लोग आहें भरते हैं वहाँ जैसे ही वो जाते हैं। तो आगे टाइम कह रहा है कि एक चाय का प्याला है और उस चाय के प्याले में एक दरार आ गई है। तो वो जो दरार है वो कहाँ खुलता है? वो खुलता है एक गली में, एक रास्ते में, जो कि मृतकों की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने एक नया टी कप ख़रीदा है और वो एकदम नया है, तो उसमें आप चाय रखोगे तो चाय उसी में रहेगा ना। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतेगा और उसमें मान लीजिए छोटा सा भी क्रैक आ गया, तो क्या होगा? आप उसमें चाय रखोगे तो सारा का सारा चाय उसमें से लीक हो जाएगा, निकल जाएगा और चाय ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हर चीज़ समय बीतने के साथ ख़राब होने लगती है। आप इस चीज़ को ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि हम सभी इंसान को एक जीवन मिला है और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एक जीवन मिला है, लेकिन असल में क्या है कि हमें ये जो जीवन मिला है
ये टाइम के बीतने के साथ, समय के बीतने के साथ हमें मृत्यु की ओर और भी नज़दीक ले जाता है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमें जीने में मदद करते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वही काम करना बंद हो जाए तो धीरे धीरे वो भी कमज़ोर होने ही लगते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ खामियां आने लगती हैं। इसी कारण हम सभी मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें जैसे ही कोई जीवन मिलता है तो वो जीवन धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है और हम मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस स्टैंजा से समय हमें ये कहना चाहती है कि हम ऐसा सोचेंगे कि हम अपने घर के अंदर एक प्राइवेट लाइफ अगर हम बना लें तो हमारे उस लाइफ में टाइम बीतेगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि टाइम हर जगह प्रेजेंट होती है और आपको टाइम का असर आपके घर के अंदर, आपके ऊपर भी दिखेगा और आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी दिखेगी। इसका मतलब है कि टाइम हर जगह प्रेजेंट है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों के ऊपर समय का असर होता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे था टी कप का। एक टी कप जो कि बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन उस पे भी टाइम का असर होता है और वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इसीलिए टाइम से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आगे है Where the beggars raffle the banknotes, and the giant is enchanting to Jack, and the lily-white boy is a roarer, and Jill goes down on her back. पिछले लाइन में हमने देखा था कि समय लैंड ऑफ द डेड मानव जीवन को कह रहा था, क्योंकि मानव का जो जीवन है, जैसे ही किसी को जीवन मिलता है तो टाइम बीतने के साथ ही हम सभी अपनी मृत्यु की और भी ज़्यादा करीब होने लगते हैं। जैसे ही टाइम बीतने लगता है वैसे ही। तो ये जो मानव जीवन है, इसमें अब टाइम बता रही है कि वो क्या कर सकती है, वो अपनी पावर दिखा रही है कि वो क्या कर सकती है। टाइम यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मानव जीवन है, इसमें एक भिखारी या फिर जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, उसकी लॉटरी लग गई है और उसके पास बहुत सारे बैंक नोट्स आ गए हैं, पैसे आ गए हैं। इसका मतलब है कि टाइम के पास इतना पावर है कि वो किसी गरीब इंसान को अमीर बना सकता है। वैसे वो गरीब इंसान अमीर तो अपने हार्ड वर्क के कारण ही बनता है, लेकिन उसे धीरे धीरे हमेशा प्रयास करते रहना पड़ता है। तो उस प्रयास करने में क्या होता है कि टाइम बीतता है। तो जब टाइम बीत जाता है तो वो इंसान जो गरीब था वो अमीर हो जाता है। तो टाइम यही कह रही है कि मेरे पास इतना पावर है कि मैं किसी गरीब को अमीर बना सकता हूँ। आगे समय ने एक बच्चों की जो बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना, तो उसी का मेंशन कर रही है। तो ये कहानी है जैक एंड द बीन स्टॉक की। मैं बस थोड़ा सा इसको बता देती हूँ जो यहाँ पे रिलेटेड है। अभी इस पोएम को जानने के लिए जितना जानना है बस उतना ही, पर अगर आपको पूरा जानना है कि क्या है वो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर लेना, जैक एंड द बीन स्टॉक, आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना कि एक जैक नाम का बच्चा रहता है और एक जाइंट रहता है, यानी एक बड़ा सा विशाल सा दैत्य रहता है। तो जैक उस दैत्य के रहने वाली जगह पे जाकर और कई बार कुछ चीज़ें हैं वो छुपा के ले आता है जब वो दैत्य सो जाता है तब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जैक उस दैत्य को पसंद नहीं करता था। जैक उस दैत्य को अपने दुश्मन की तरह देखता था और जैक उस दानव से डरता भी था। लेकिन यहाँ पे समय कह रहा है कि समय के अंदर इतना पावर है कि वो जैक और उस जाइंट को दोस्त बना सकता है, यानी कि जैक को उस दैत्य से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और जैक उस दैत्य के साथ दोस्ती करना चाहेगा। ऐसा पावर समय के पास है। आगे समय ने एक लिली वाइट बॉय के बारे में कहा है, यानी कि एक ऐसा लड़का जिसका स्किन कलर लिली की तरह वाइट है। तो समय कह रहा है कि ये जो लिली वाइट बॉय है वो ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता रहता है। एक तरीके से हम कह लें तो किसी दबंग की तरह वो बिहेव करता है। तो अब ये लिली वाइट बॉय कौन है?
एक अंग्रेज़ी की लोकगीत है जिसका नाम है ग्रीन ग्रो द रशेस ओ। आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप सर्च कर लेना। उस लोकगीत में 2 लिली व्हाइट बॉयज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो जो लिली व्हाइट बॉयज़ थे वो ज़ोर-ज़ोर से चीखते चिल्लाते रहते थे या फिर दबंग की तरह बिहेव करते थे, ऐसा बिल्कुल भी उसमें मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो जो लिली व्हाइट बॉय थे वो मासूम थे, लेकिन समय यहाँ पे कह रहा है कि उसके अंदर इतना पावर है कि वो उन लिली व्हाइट बॉयज़ को शेर की तरह बना सकता है या फिर दबंग बना सकता है और किसी की भी मासूमियत छीन सकता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान है तो उसका जो बिहेवियर है, उसके बिहेवियर को बदल देने की ताकत समय के अंदर है। आप देखो ना कि कोई छोटा बच्चा है तो वो कितना मासूम होता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो आप देखोगे कि उसके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब है कि समय किसी का बिहेवियर भी बदल सकता है। आगे फिर से समय छोटे बच्चों का जो पोइट्री होता है ना, कविता, उसका सहारा ले रहा है अपनी बात रखने के लिए। आपने बचपन में सुना होगा एक कविता जैक एंड जिल वाला। तो उसमें क्या था कि उसमें बताया गया था कि जिल थी ना, वो बच्ची थी और छोटे बच्चे जिस तरीके से लड़खड़ाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से वो भी लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे जो समय है वो बता रहा है कि जिल अपने पीठ के बल आई। इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी तरीके से ये दर्शा रहे हैं, जो समय है वो ये दर्शाना चाह रहा है कि जिल लड़खड़ा नहीं रही है, वो अपने पीठ के बल नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिल अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। तो वही बात समय कह रहा है कि उसके अंदर इतना पावर है कि किसी बच्चे को बड़ा बना सकता है। तो इस स्टैंजा के माध्यम से समय बस यही कहना चाह रहा है कि मानव जीवन जो है, इसमें समय बहुत सारे बदलाव ला सकता है। ऐसे ऐसे बदलाव जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वैसे वो बदलाव ला सकता है। गरीब को अमीर बना सकता है। जिससे आपको डर लगता हो उससे आप डरना बंद कर सकते हो, और किसी बच्चे को बड़ा बना सकता है, और पता नहीं बहुत कुछ कर सकता है समय। आगे है, ओह लुक इन द मिरर, ओह लुक इन योर डिस्ट्रेस, लाइफ रिमेन्स अ ब्लेसिंग ऑल्दो यू कैन नॉट ब्लेस। अब तक हमने देखा कि समय जो भी बोल रहा था वो उन लवर्स को कह रहा था। तो अब समय उन लवर्स से कह रहा है कि देखो, आईने में खुद को झांक के देखो तो तुम्हें जो तुम्हारी परेशानियां हैं वो नज़र आएंगी। इसका मतलब क्या है कि समय ने अब तक इतनी सारी जो बातें कहीं, तो इन सब को सुनने के बाद आपको रियलिटी पता चल गई कि आप समय से नहीं जीत सकते हो, और आप अब जीवन की सच्चाई देखने लगे हो। आपको आपका जो दुख है, आपके जो दर्द हैं, वो सब नज़र आने लगे हैं। इसका मतलब है कि आप एकदम परेशानियों में चले गए हो, आप एकदम परेशान हो गए हो। और इसी में समय कहता है कि जो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ये जो जीवन मिला है, ये जीवन एक आशीर्वाद की तरह है, लेकिन तुम खुद को आशीर्वाद नहीं दे सकते हो। यानी कि समय ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है इस जीवन में जीने का, लेकिन तुम समय को आशीर्वाद नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो दुख समय हमें देता है वो दुख तो हमें सहना ही पड़ता है। इसके बाद ही हमारे जीवन में कोई अच्छा पल आ पाता है। इसका मतलब क्या है कि समय हमारे ऊपर हावी है। समय ने हमें आशीर्वाद दिया है इस जीवन में जीने का, और समय ही हमारे जीवन को ख़त्म करने का पावर रखती है। आगे समय बोल रहा है, ओह स्टैंड एट द विंडो एज द टीयर्स स्काल्ड एंड स्टार्ट, यू शैल लव योर क्रूक्ड नेबर विथ योर क्रूक्ड हार्ट। अब हमने देखा कि टाइम ने इतना कुछ कह दिया कि वो कितना सुप्रीम है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता, और पता नहीं क्या क्या कहा। तो ये सब कुछ सुन के किसी न किसी को तो घबराहट होने ही लगेगी। जो सच उनके सामने है उससे घबराहट तो होने ही लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पे अब टाइम
उन लवर्स के माध्यम से, उन लवर्स को कहकर हम सभी को एक छोटा सा ज्ञान दे रहा है। समय यहाँ पे कह रहा है कि जब तुम्हारे आँखों से आंसू बहने लगे तो जाकर खिड़की के पास खड़े हो जाओ। यानी कि जब तुमने सच देख लिया और उस सच से तुम्हें अभी तकलीफ़ हो रही है कि तुम समय से बंधे हुए हो, तो अब तुम जाओ और खिड़की के सामने खड़े हो जाओ। यानी कि अब तुम सच को सामने से देखो, उसको एक्सेप्ट कर लो। और तुम्हारा जो उखड़ा उखड़ा पड़ोसी है, जो हमेशा किसी न किसी बात पे चिढ़ा रहता है, उस पड़ोसी को तुम अपने उखड़े उखड़े मन से, अपने दिल से, उखड़े हुए दिल से तुम उससे प्रेम करो, उसके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, झगड़ा वगड़ा मत करो। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है टाइम ने। टाइम कह रहा है कि हाँ, ये बात तो सही है कि जो समय तुम्हें यहाँ ज़िंदा रहने के लिए मिला है वो लिमिटेड है, तुम्हें इसी में सब कुछ करना है, तुम टाइम से नहीं जीत सकते। लेकिन कोई बात नहीं, समय ने जो तुम्हें समय दिया है, तुम्हें ये जो लाइफ दी है, इसको अच्छे से जियो ना। ऐसा नहीं कि तुम हर किसी से बुरे तरीके से पेश आ रहे हो, ऐसा मत करो। सब अच्छे से मिलजुल कर रहो। तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऊपर से दिखाने के लिए भी उससे अच्छे भाव से, प्रेम भाव से रह सकते हो। और जो टाइम, जो समय मैंने तुम्हें दिया है इस जीवन में जीने के लिए, उसे आराम से जी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसीलिए समय मत बर्बाद करो झगड़ा वगड़ा करने में। अब आता है इस पोयम का आखिरी स्टैंजा। इट वॉज लेट, लेट इन द इवनिंग, द लवर्स दे वेर गॉन, द क्लॉक्स हैज़ सीज्ड देयर chiming and the deep river ran on। अब यहाँ पे टाइम नहीं बोल रहा है, अब इस स्टैंजा में हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि शाम पूरी तरीके से ढल चुका है, यानी कि एकदम रात अंधेरा हो गया है और वो जो लवर्स थे वो भी चले गए हैं। और जितने भी घड़ियाँ थी जो बोल रही थी, आवाज़ें कर रही थी, वो भी अब बंद हो गई है। लेकिन जो नदी है, जो गहरा नदी है, जो गहरी नदी है, वो बहती जा रही है। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टाइम बहुत सारा बीत चुका है और वो जो लवर्स थे, जो अपना बात कर रहे थे, वो भी अब वहाँ से जा चुके हैं। उनका जो बात था वो ख़त्म हो चुका होगा और इसीलिए वो वहाँ से जा चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी घड़ियाँ थी वो अब शांत हो गई है, मतलब वो आवाज़ें नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि घड़ियाँ कौन बनाता है? घड़ियाँ बनाता है इंसान, ताकि वो अपने लिए टाइम माप सके। लेकिन क्या वो घड़ियाँ अगर बंद पड़ जाएं या फिर वो घड़ियाँ ना बजे तो क्या टाइम रुक जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए पोएट ने लिखा था कि जो नदी है वो बहती जा रही है, यानी कि घड़ियाँ शांत हो चुकी हैं, वो लवर्स भी जा चुके हैं वहाँ से, लेकिन समय जो है वो अभी भी चल रहा है। अब इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं? वो बस ये हमें कहना चाहते हैं कि हम सभी टाइम से बंधे हुए हैं, हम समय से नहीं जीत सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम रोना धोना शुरू कर दें कि अब हम समय से नहीं जीत सकते, समय बहुत ही सुपीरियर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बस इस बात को स्वीकारना होगा कि हम टाइम से बंधे हुए हैं, टाइम हमारे पास लिमिटेड है और हमें उस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सभी से झगड़ा वगड़ा करके रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। जितना भी टाइम हमारे पास है उसको अच्छे से इस्तेमाल करके रहना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकती है।